ओके, तो टॉपिक नंबर 3 चालू करते हैं। टॉपिक नंबर 3 जिसका नाम है इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, एज कोलेटरल सिक्योरिटी, इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। वैसे चौथा टॉपिक हो जाएगा ना, फिर अपन क्या करेंगे, इसके मेन क्वेश्चंस चालू कर देंगे और कुछ भी नहीं है इसमें, यही है, ठीक है। तो इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है? देखो, कोलेटरल का मतलब होता है एडिशनल, कोलेटरल का मतलब होता है एडिशनल, एडिशनल सिक्योरिटी मतलब गिरवी रखवा रहे हैं हम यहाँ पे। क्या रखवा रहे हैं? डिवेंचर्स को गिरवी रखवा रहे हैं। तो जैसे हम लोग कभी बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक से अगर हमने लोन लिया, क्या किया, बैंक से हमने एक लोन लिया, ये बैंक है, ठीक है, और हमारी कंपनी ने क्या किया, ये हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी ने इस बैंक से लोन लिया, तो बैंक ने कहा कि भाई तुम एक काम करो, एक लैंड एंड बिल्डिंग गिरवी रखवाओ जरा। तो हमने एज अ प्राइमरी सिक्योरिटी, क्या प्राइमरी सिक्योरिटी, इसको गिरवी रखवा दिया, ठीक है, प्राइमरी सिक्योरिटी हमने लैंड एंड बिल्डिंग को गिरवी रखवा दिया। बैंक बोला भाई ये तेरी तुम्हारी प्राइमरी सिक्योरिटी है, कल को तुम लोन नहीं चुका पाए, मैं सीधे तुम्हारी लैंड एंड बिल्डिंग को एक्वायर कर लूंगा, तो तुम बिजनेस कहाँ करोगे? तो तुम साथ में एक काम करो, हमारे को डिवेंचर्स भी रखवा दो हमारे पास। ये डिवेंचर जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होंगे। कौन से होंगे? इनएक्टिव फॉर्म में, ये जिंदा नहीं है, मरे हुए डिवेंचर्स है, इनएक्टिव डिवेंचर्स है। ये कौन से डिवेंचर्स है? इनएक्टिव, इनएक्टिव डिवेंचर्स है। क्या है? इनएक्टिव डिवेंचर्स। इनएक्टिव डिवेंचर्स मतलब किसी काम के नहीं है, एक्टिव नहीं है, ये मरे हुए डिवेंचर्स है, खत्म डिवेंचर्स है। जब आपकी कंपनी अगर लोन नहीं पे कर पाती तो हम इसे एक्टिव कर लेंगे, नहीं तो एज अ सिक्योरिटी हमारे पास डिवेंचर रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपने डिवेंचर सच में इशू कर दिए, अब आप लोन पे भी ब्याज देते जाओ, फिर डिवेंचर पे भी ब्याज देते जाओ, डबल डबल थोड़ी करना है भाई। मैंने बैंक से, डिवेंचर अपने आप में लोन है और बैंक से लोन ले लिया वो अलग। तो बैंक से 10 करोड़ का लोन लिया, बैंक को 12 करोड़ के डिवेंचर रखवा दिए, तो आपने कोई 22 करोड़ का लोन थोड़ी लिया है, आपने तो 10 करोड़ का लोन लिया है। आपने 12 करोड़ के डिवेंचर से गिरवी रखवाए, ये एक्टिव नहीं है। 5 साल का बैंक लोन है, 5 साल में तुमने चुका दिया, ठीक है, नहीं तो बैंक क्या कर सकता है, अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकता है और बैंक आपके डिवेंचर को एक्टिव कर देगा। ये बैंक पे डिपेंड करता है। और अगर हमने 5 साल में पूरा लोन चुका दिया तो बैंक आपके डिवेंचर्स का सर्टिफिकेट जो है वो वापस कर देगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। अब कोलेटरल सिक्योरिटी को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? 2 मेथड्स हैं। एक आता है मेथड 1 और दूसरा आता है मेथड 2। मेथड 1 में क्या होता है, हम डिबेंचर सस्पेंस का अकाउंट ओपन नहीं करते, ठीक है। क्या बोला मैंने? व्हेन नो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट इज ओपन्ड, इज ओपन्ड। और यहां पे मेथड 2 में क्या करते हैं, डिबेंचर सस्पेंस का अकाउंट ओपन करते हैं। व्हेन डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट इज ओपन्ड। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट आपने ओपन करा और इधर डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट आपने ओपन नहीं करा। तो 2 मेथड्स हैं हमारे पास। मेथड 1 में डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करते, मेथड 2 में डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन करा जाता है। तो इसमें एंट्रीज क्या होगी? सबसे पहले तो देखो इसकी जर्नल, इसकी जर्नल। दिस मेथड, दिस टॉपिक इज नॉट अबाउट एनी कैलकुलेशन। इस टॉपिक में कोई कैलकुलेशन नहीं है, इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट का पार्ट है। मतलब तुम्हें इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो सीख लो, तुम्हें कुछ नहीं करना और, ठीक है। सबसे पहली एंट्री, जब तुम बैंक से लोन लेते हो तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, कि बैंक में पैसा आया। क्यों आया? क्योंकि हमने बैंक लोन लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अब इसमें तुम्हें नरेशन लिखना है। क्या लिखना है? नरेशन। अब नरेशन में मन की सारी बातें बता दो। क्या बताओगे? मन की बात, सारी बातें, कुछ मत छुपाना। वही सारी बातें 2 से 3 बार बतानी होती है। क्या लिखोगे तुम यहां पे? बीइंग बैंक लोन टेकन
on the security, on the collateral security, on the collateral security of dash number of debentures at the rate rupees dash each। तो तुम बता दो कि हमने क्या करा, बैंक लोन लिया, लेट सपोज 2 करोड़ का बैंक लोन लिया, तो यहाँ पे लिख देंगे बीइंग, ठीक है, बैंक लोन टेकन ऑन द कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ, और कितने डिवेंचर गिरवी रखा है बता दो, ठीक है, लेट सपोज आपने 3.5 करोड़ के डिवेंचर्स गिरवी रखवाए, तो 35 लाख डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच गिरवी रखवा दिए। इसमें कोई प्रीमियम थोड़े, बैंक को तुमने गिरवी रखवाए डिवेंचर्स, प्रीमियम थोड़ी लोगे, डिस्काउंट थोड़ी लोगे, कुछ नहीं होता ऐसा, बस सीधी सी बात है, तुम बता देते हो कि हाँ इतना इतना डिवेंचर है, बीइंग 40 लाख डिवेंचर्स, ठीक है, या 4 लाख डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, 3 करोड़ का लोन लिया, 4 करोड़ की गिरवी रखवा दी डिवेंचर्स। सर ये 3 करोड़ के लोन के लिए 4 करोड़ गिरवी तो चीजें ज्यादा की रखवानी पड़ती है ना यार, बैंक सिक्योर तो रहेगा ना, बैंक बोलेगा कि भाई मैं तेरे को 3 करोड़ का लोन दे रहा हूँ, कल को तूने 3 साल तक ब्याज नहीं दिया उसका, या 5 साल तक ब्याज भी नहीं दिया उसका, तो ब्याज इंटरेस्ट भी ऐड करेंगे, तो वो भी सिक्योरिटी इतनी दो कि इंटरेस्ट भी कवर हो जाए, सिक्योरिटी इतनी दो कि इंटरेस्ट भी कवर हो जाए, उस सबको भी तो कवर करना है, इसके लिए बोल रहा है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिटेड बैंक टू बैंक लोन, बीइंग बैंक लोन टेकन ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ -% डिवेंचर ऑफ इतना इतना। समझ आ गया, जितना भी है आपने मेंशन कर दिया, नंबर ऑफ डिवेंचर्स, उसका अमाउंट समझ आ गया। ये तो हो गई एंट्री खत्म, ये तो हो गई जर्नल का पार्ट खत्म। अब इसके अंदर दूसरा पार्ट, अच्छा एग्जाम के अंदर कई बार सिर्फ आपको जर्नल करके आनी होती है, बोलता है सिर्फ जर्नल पास करो, तो जर्नल हो गई, बट कई बार ही बोलता है कि नहीं सिंगल क्वेश्चन आया, मतलब सिर्फ कोलेटरल सिक्योरिटी के ऊपर, तो पहले जर्नल फिर बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट पूरी तो बनेगी नहीं ऑब्वियसली यहाँ पे इतने से क्वेश्चन के लिए, तो बैलेंस शीट का बनता है एक छोटा सा फॉर्मेट, इसको कहते हैं बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। क्या कहते हैं इसे, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब हिस्सा, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट मतलब बैलेंस शीट का हिस्सा। अब आप बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे ये बना है बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, ठीक है, पर्टिकुलर्स 2 साल का, यहाँ पे आ जाएगा नोट नंबर, क्या आ जाएगा नोट नंबर, चलो इसको इधर कर देते हैं, थोड़ा सा और स्पेस क्रिएट कर देते हैं, नोट नंबर, ठीक है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये इसका फॉर्मेट आ गया, बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आ गया, ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आ गया आपका, बिल्कुल सर आ गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इसके अंदर क्या लिखेंगे आप, इसके अंदर सुनो क्या आएगा, देखो आप डिबेंचर इशू कर रहे हो, ठीक है, जो आजकल कंपनी की बैलेंस शीट बनती है ना, उसके अंदर सबसे पहले तो आता है इक्विटी, शेयर कैपिटल, शेयर्स, जो सेकंड आता है ना वो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, एक तो होती है करंट लाइबिलिटी और एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को अपन कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी, क्या कहते हैं उसे, नॉन करंट। वैसे जैसे फिक्स्ड एसेट है तो फिक्स्ड एसेट को आजकल फिक्स्ड एसेट नहीं बोलते, नॉन करंट एसेट बोलते हैं, तो एसेट करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, वैसे ही ठीक है। लाइबिलिटी दो तरीके की, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो यहां पे अपन लिखेंगे पहला पार्ट नॉन करंट लाइबिलिटी, पहला पार्ट लिखा अपन ने नॉन करंट लाइबिलिटी, क्या लिखा, नॉन करंट, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, नॉन करंट लाइबिलिटी, क्या लिखा, नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में पहला हिस्सा आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, क्या आता है इसमें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लंबे समय की उधारी, समझ आ गया क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लंबे समय की उधारी। नोट नंबर 1 इसमें लिख देंगे 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग, क्या लिख देंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब उसकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग की डिटेल नीचे आ जाएगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नीचे आ जाएगी डिटेल,
लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपके पास क्या है, आपके पास पहले से पुराने डिवेंचर्स हैं। क्या है, पुराने डिवेंचर्स हैं। कितने के डिवेंचर्स हैं, 10% डिवेंचर्स पहले से पड़े हैं आपके पास। लेट सपोज 50 लाख के या कुछ भी अमाउंट के डिवेंचर्स आपके पास पहले से हैं। इसके ब्रैकेट में लिख देंगे अपन, ब्रैकेट में लिख देंगे, बाहर लिख देंगे, और इसके नरेशन में लिख देंगे यहाँ पे, है ना, इन एडिशन टू दिस, इन एडिशन टू दिस, इंडिकेट कर देंगे कि भाई इसके अलावा, ये जो दिख रहे हैं डिवेंचर्स, इसके अलावा, इससे और ज्यादा, इन एडिशन टू दिस डिवेंचर्स at the rate rupees this each issued as collateral security, तब आपने क्या किया, what you have done in addition to this, कि इसके अलावा, इससे भी ज्यादा हमने इतने डिवेंचर को इशू कर रखा है एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, कि भाई 10% डिवेंचर्स हैं, कितने के डिवेंचर्स हैं, 10% डिवेंचर्स हैं, 10% डिवेंचर्स लेट से 1 करोड़, बोले इसके अलावा हमने 4 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख शेयर्स, ठीक है, इशू कर रखे हैं एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर्स आ जाएंगे, यहाँ पे उसकी रेट आ जाएगी। जैसे ऊपर करा था ना अपन ने, ऊपर नरेशन में यही तो लिखा था, बीइंग बैंक लोन टेकन ऑन कोलेट्रल सिक्योरिटी, तो यहाँ पे यही तो लिखा, इन एडिशन टू दिस इतने डिवेंचर इशू कर रखे हैं एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। मैंने क्या कहा था, ये कैलकुलेशन का नहीं है, डिस्क्लोजर का है। इट इज ऑल अबाउट फॉर्मेट एंड डिस्क्लोजर, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं आता इसके अंदर, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, पहला तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आ गया 10% डिवेंचर्स, ए, बी क्या है, बैंक लोन भी तो लिया है, बैंक लोन वही तो है मेन, बैंक लोन वही तो है मेन आफत, कि आपने जो बैंक लोन लिया है उसके ब्रैकेट में लिख देंगे ऑन, ठीक है, ऑन कोलेट्रल सिक्योरिटी, ऑन कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑफ कोलेट्रल सिक्योरिटी ले रखी है किसकी, ऑन कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑफ डैश डिवेंचर्स एट द रेट रुपीज डैश ईच, खत्म। कि भाई बता देंगे बैंक लोन जो है वो कोलेट्रल सिक्योरिटी पे, किस पे है, कोलेट्रल सिक्योरिटी पे, किस पे है बैंक लोन, कोलेट्रल सिक्योरिटी पे, समझ आ गया। हाँ जी, हो गया पूरा, ये कंप्लीट हो गया। बस इसका टोटल कर देंगे, इन दोनों का जो टोटल आएगा ये यहाँ लिख देंगे करंट ईयर में, दैट्स इट, मेथड 1 कंप्लीट। फॉर्मेट, अब तुम यहाँ पे कुछ भी टॉपिक ले आओ, कितना ही बोलो, कितने डिवेंचर्स हैं, कितना लोन है, सब यहाँ पे भर दो, और कुछ है ही नहीं इसमें, यही है, ठीक है। बैंक लोन लिया, मैं लिख देता हूँ 20 लाख 25 लाख के डिवेंचर रखवा दिए, तो 25 लाख के डिवेंचर का मतलब 25,000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। पहले से 1 करोड़ के डिवेंचर है, ब्रैकेट में लिख दूंगा 25,000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच, 25,000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच, खत्म। समझ आ गया क्या। तो ये आपका हो गया मेथड 1। अब इसी तरीके का चलता है आपका मेथड 2। थोड़ा बहुत चेंजेस है मेथड 2 में और मेथड 1 में, बहुत ज़्यादा कोई बड़े चेंजेस नहीं है, थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं मेथड 1 मेथड 2 में। चलो लेट्स गो विथ योर मेथड 2। जर्नल देखो उसकी, जर्नल, बैंक टू बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन, सेम बात, ठीक है, सेम बात,
सेम नरेशन, सब कुछ सेम। ठीक है, समझ आ गया, सेम टू सेम। हाँ, अब इसमें एक और एंट्री आएगी, वो आएगी डिवेंचर सस्पेंस की, क्योंकि यहाँ पे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा ना, डिवेंचर इशू करना है इसमें आपको। तो क्या आ जाएगी एंट्री, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू, फॉर एग्जांपल 9% डिवेंचर्स हैं, तो डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर्स, डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर्स। बैलेंस शीट एग्जैक्टली सेम, बैलेंस शीट एग्जैक्टली सेम आएगी, बैलेंस शीट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मेथड 2 में क्या हो रहा है, ये प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पे, सिर्फ प्रेजेंटेशन हो रहा है। समझ आया यहाँ तक, बताओ। हाँ जी, डन, आगे समझ में, इज एग्जैक्टली सेम। ओके, और अब आता है इसका नोट्स टू अकाउंट्स, उसमें थोड़ा सा चेंज आता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है उसमें भी। क्या आ जाएगा, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में क्या आएगा, पहला लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में देखो, आपने क्या करा होगा, यहाँ लिखा आपने 10% डिवेंचर्स, आपने वहाँ एंट्री डाली थी ना डिवेंचर इशू की, तो आपने डिवेंचर ऐड कर दिए होंगे, क्योंकि डिवेंचर इशू करें, तो जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखे थे आपने 1 करोड़ डिवेंचर, और यहाँ पे आपने 25 लाख के गिरवी रखा है, तो आपने यहाँ पे ऐड करे होंगे और 1 करोड़ 25 लाख आ रहा होगा। अब इसमें से आप माइनस कर दो डिवेंचर सस्पेंस, क्या माइनस कर दो, डिवेंचर सस्पेंस। आप यहाँ पे डिवेंचर इशू करके उसको माइनस करोगे, यहाँ पे तो आपने इशू ही नहीं करे, यहाँ पे आपको इशू करके माइनस करना है, बस ये फर्क है। तो आपके एग्जाम में बोल सकता है व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड या डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट इज ओपन, सेकंड मेथड। व्हेन नो डिबेंचर आर इशूड, नो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट इज ओपन, नो एंट्री विल बी मेड फॉर इश्यूड डिबेंचर, तो मेथड 1। ओके, यहाँ पे आपने डिबेंचर इशू करे ना, तभी तो लिखा था आपने डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, तो टू डिबेंचर लिखा मतलब डिबेंचर इशू कर दिए, तो उसको कैंसिलेशन की एंट्री होती है, क्या करना, सस्पेंस। तो सस्पेंस से हमने उसको माइनस कर दिया, कैंसिल कर दिया, बोले हाँ करे थे बट कोई काम के नहीं है, माइनस करो, हटाओ। यहां पे और कुछ नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, डिबेंचर सस्पेंस इस पूरे स्टेटमेंट का ऑल्टरनेटिव है, मतलब या तो ये पूरा लिख दो या ये माइनस करके दिखा दो, एक ही बात है। समझ आ गया। सेकंड क्या है, बी क्या आ रहा है, बैंक लोन, ठीक है, और उसके ब्रैकेट में तो सेम लाइन आएगी, ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ, ठीक है, डैश डिबेंचर्स एट द रेट डैश ईच, खत्म। और बाकी सब कुछ सेम, कोई फर्क नहीं आया। ये हो गया आपका कोलेटरल सिक्योरिटी खत्म। कोलेटरल सिक्योरिटी इज जस्ट अबाउट फॉर्मेट। किसका, ए का नरेशन आएगा नहीं, यही तो कह रहा हूं। डिबेंचर सस्पेंस लिखना इज इक्विवेलेंट टू पूरा स्टेटमेंट। डिबेंचर सस्पेंस ये तो शो करता है। अब आपको अगर कुछ नहीं दे रखा एग्जाम में तो कौन सा मेथड यूज करना है, चॉइस आपकी है यार, मर्जी आपकी, आपको जो यूज करना है करो। दोनों मेथड्स ही करेक्ट है, एग्जाम में दोनों ही एप्लीकेबल है, ठीक है। दोनों नहीं, कभी नहीं आएंगे, दोनों में से एक बिल्कुल आएगा, एग्जाम में लिख के देगा, ठीक है। व्हेन डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट इज ओपन, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड, ठीक है, पास एंट्री फॉर इश्यूड डिबेंचर। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा नहीं, ऐसे लिखा हुआ, यहाँ पे लिखेगा व्हेन नो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट इज ओपन, व्हेन नो डिबेंचर्स आर इशूड, ऐसे लिख के दे देगा, तो आइडिया लग जाएगा कि मेथड 1 है कि मेथड 2 है।
डन। अब एक लास्ट टॉपिक आपका बचता है, पेपर है उसका कल, आप जाओ। चलिए टॉपिक नंबर 4, हाँ भाई टॉपिक नंबर 4। अब टॉपिक नंबर 4 क्या है? टॉपिक नंबर 4 है LOI to POR। व्हाट इज दिस LOI to POR? मैंने कहा था आपको LOI to POR टॉपिक का नाम नहीं है, ठीक है, बट हमने इसका नाम रखा है LOI to POR। LOI to POR का मतलब क्या है? लॉस ऑन इश्यू, लॉस ऑन इश्यू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, लॉस ऑन इश्यू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। लॉस ऑन इश्यू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, लॉस ऑन इश्यू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये टॉपिक का नाम इसलिए रखा है क्योंकि इसमें सिर्फ यही एंट्री करनी है, इसमें एंट्री ही यही करनी है, LOI to POR। तो मैंने टॉपिक का नाम ये रख दिया कि अगर LOI to POR जो एंट्री करनी है, अगर आपको यही याद रह जाए तो फिर मतलब ही नहीं है बाकी चीज़ों का। ये एंट्री कब करनी होती है, और ये बुक में टॉपिक का नाम LOI to POR क्या है एग्जैक्ट टॉपिक का नाम वो बता देता हूँ। ये टॉपिक है कि जब हमने डिवेंचर इशू करे और हमें इसको प्रीमियम पे रिडीम करना है। प्रीमियम पे रिडीम करने का मतलब हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप हमारी कंपनी के डिवेंचर खरीदो और आप हमें 100 रुपए दोगे, हम आपको हर साल 10 रुपए का 10 रुपए का 10 रुपए का ब्याज देंगे और रिडम्पशन के टाइम पे 110 रुपए देंगे। तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, अरे वाह बढ़िया कंपनी है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, तो वो उस कंडीशन में उस कंपनी में ज्यादा अच्छे से इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो एक अट्रैक्टिव फीचर है कि भाई हम आपको रिडम्पशन के टाइम पे भी प्रीमियम देंगे। रिडम्पशन के टाइम पे जब हम रिडीम करेंगे ना तब भी प्रीमियम देंगे, उसको कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या कहते हैं? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो इश्यू एट प्रीमियम का मतलब जब प्रीमियम का इश्यू करा तो हमने हाथों हाथ एक्स्ट्रा पैसे मांग लिए। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का मतलब जब हम रिडीम करेंगे तो हमने क्या करा, इश्यू के टाइम पे तैयारी कर ली। इसके पीछे का लॉजिक समझो। क्या होता है, आप इंटरेस्ट हर साल दिखाओगे। आपने एग्जाम्पल के तौर पे डिवेंचर इशू करा 1 लाख के डिवेंचर है, 10% का इंटरेस्ट रेट है, 10% का इंटरेस्ट रेट है और इसकी लाइफ है 5 ईयर्स। कितनी लाइफ है? 5 ईयर्स की लाइफ है। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। अब 5 साल है, 5 साल में कितना कितना अपन वो दिखाएंगे, इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे और क्या क्या दिखाएंगे। तो सुनो, 5 साल में अपन 1 लाख का 10% कितना इंटरेस्ट होता है? 10,000। पहले साल 10,000 का इंटरेस्ट दिखाओगे पीएनएल के अंदर, दूसरे साल भी सेम, तीसरे साल भी सेम, चौथे साल भी सेम, 5वें साल भी सेम। तो हर साल का खर्चा दिखा दिया आपने, हर साल का खर्चा दिखा दिया। बट यार अगर आप इसको प्रीमियम पे रिडीम करोगे तो 5वें साल आपको 10% और ज्यादा देना। मान लो 10% प्रीमियम है तो 5वें साल मुझे इस पे 10,000 का ब्याज तो लगेगा, साथ में 10,000 का मेरे को प्रीमियम भी देना है। तो तुमने अगर डिबेंचर 5 साल तक यूज करे तो उसके प्रीमियम का खर्चा से 5वें साल में क्यों? जब इंटरेस्ट को तुमने 5 साल में डिवाइड करा है, हर साल तुम इंटरेस्ट दे रहे हो, तो प्रीमियम भी 5 साल का खर्चा बनना चाहिए। प्रीमियम भी पूरे 5 साल तक डिवाइड होना चाहिए। प्रीमियम सिर्फ 1 साल का खर्चा क्यों है, 5वें साल का खर्चा क्यों है? तो इसलिए हम क्या करते हैं, बीच में हमने एक बात डाली LOI to POR। हमने क्या करा कि जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ना, जो हम प्रीमियम देंगे 5वें साल को, 5वें साल के अंदर प्रीमियम देंगे, उसको हमने पहले साल ही रिकॉग्नाइज कर लिया। उसको हमने पहले साल ही रिकॉग्नाइज कर लिया। कितना है, कितना प्रीमियम देना है? बोले 10% देना है प्रीमियम। तो यानी कि प्रीमियम हो गया 10,000 का। अब ये 10,000 का जो प्रीमियम है ये पूरे 5 साल में डिवाइड कर दो, क्योंकि हर साल हमें फायदा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, पीएनएल में 2,000 का खर्चा और दिखाएंगे, 2,000 का खर्चा और दिखाएंगे, 2,000 का खर्चा और 2,000 का खर्चा और यहाँ पे भी 5वें साल में भी 2,000 का खर्चा। इससे क्या है, आपने एप्रोप्रिएटली खर्चे को पूरे 5 सालों में डिवाइड कर लिया। क्योंकि हमें एप्रोप्रिएटली खर्चा पूरे 5 सालों में बांटना है, इसके लिए हमने इस प्रीमियम को जो हम कब देंगे,
5वें साल में, क्योंकि नाम है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, रिडम्पशन पे ही दिया जाएगा, तो उसको रिकॉग्नाइज कर लिया इशू के टाइम पे, इसलिए बोल दिया लॉस ऑन इशू, कि हम तो इशू के टाइम पे ही हमारा नुकसान मान लेते हैं, और हम इसको अगले 5 साल तक क्या करने वाले हैं, राइट ऑफ करने वाले हैं। ठीक है, तो 5वें साल में हम 10,000 रुपए जो जोड़े वो निकाल के दे देंगे, और हर साल 2-2 हजार का खर्चा दिखाते जाएंगे। यहां से 2,000 लेके आ गए, क्योंकि कैश तो गया नहीं ना, कैश थोड़ी गया यहां पे, 10,000 का इंटरेस्ट था, कैश गया, बट 2,000 राइट ऑफ करे, कैश तो गया नहीं, कैश इकट्ठा हो गया 2,000। ठीक है, 10,000 गए, कैश 2,000 इकट्ठा, 10,000 का इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है 2,000 इकट्ठा, 10,000 का इंटरेस्ट दे दिया 2,000 इकट्ठा, 10,000 का इंटरेस्ट दे दिया 2,000 इकट्ठा। कितने साल, 5 साल निकल गए, पूरे 10,000 इकट्ठे हो गए, और प्रीमियम के टाइम पे ये ले 10,000 और ले जा। तो इस तरीके से क्या है, अकाउंटिंग में क्या होता है, जो भी नुकसान है ना वो सिर्फ 1 साल का क्यों, अगर तुमने डिबेंचर को 5 साल यूज करा है तो उसका खर्चा 5 साल में डिवाइड होना चाहिए, 10 साल यूज करा है तो 10 साल में डिवाइड होना चाहिए। कुछ कंपनीज क्या करती है, बोलती है यार कि हम ये 5-10 साल नहीं करेंगे, हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत प्रॉफिट है हमारे पास, पहले साल में राइट ऑफ कर दो। तो ठीक है, पहले साल में राइट ऑफ कर दो, उनकी मर्जी, वो भी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस में दे रखा होगा, बट अदरवाइज हम इसको 5 साल में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर हो गया क्या, डन और नॉट डन। इसीलिए हम इसकी तैयारी शुरुआत से करते हैं, क्योंकि हम प्रूडेंट है, अकाउंटेंसी प्रूडेंसी की बात करता है, प्रूडेंट बिजनेस की बात करता है। समझदार व्यक्ति हमेशा फ्यूचर में होने वाले लॉसेस की तैयारी पहले से करके रखता है, और जो खर्चा 5 साल में होना वो 5 साल में डिवाइड करो। अब जैसे बायजूस ने गलती यही तो करी थी, बायजूस ने क्या किया, एक बच्चे से फीस ली, बच्चा आया उसके पास 9th क्लास में, 9, 10, 11, 12 4 साल बायजूस पढ़ेगा वो, मान लो, तो 4 साल की इनकम हुई ना वो, या 1 साल की, 4 साल की इनकम हुई, उसने क्या किया, पूरी इनकम 1 साल में दिखा दी। बच्चे ने 11th में एडमिशन लिया, 2 लाख की फीस है उसकी, 11th और 12th दोनों की मिला के, तो 11th की 1 लाख, 12th की 1 लाख, उसने क्या करा, 11th में पूरी इनकम दिखा दी 2 लाख की। तो उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, उसके ऑडिटर ने बोला भाई क्या तमाशे कर रखे तूने। उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन, डेलॉइट कौन, मेरी पुरानी कंपनी, उसी में तो काम कर रहा था मैं। डेलॉइट अभी नंबर 1 पे चल रहा है, डेलॉइट जो है नंबर 1 ऑडिट सीए का काम, सबसे ज्यादा, सबसे बेहतर पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा डेलॉइट के पास है, और पूरे वर्ल्ड में ऑपरेट करता है डेलॉइट। ठीक है, तो डेलॉइट के पास आ गया, अब डेलॉइट ने तो साफ साफ मना कर दिया, वहां के चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं साइन नहीं कर रहा, क्योंकि तूने अकाउंटिंग गलत करी है। भाई जब इनकम 4 साल की है तो 4 साल में डिवाइड करना। आप में से कुछ बच्चे मेरे पास 11th वाले हैं जो 11th से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो 11th की फीस 11th में काउंट करी, 12th की फीस 12th में काउंट करी। अब मैं ऐसा थोड़ी करूंगा कि आपने 11th, आप तो मेरे पास 11th और 12th दोनों साल से हो, तो आपकी पूरी फीस मैंने 11th में दिखा दी, क्यों दिखाऊंगा, या पूरी फीस 12th में दिखा दी, क्यों दिखाऊंगा मैं। 11th का पढ़ा 11th में, 12th का पढ़ा 12th में। ऐसे तो स्कूल वाले क्या करेंगे, बच्चे ने नर्सरी में एडमिशन ले लिया, तो एक काम करना, नर्सरी में दिखा देना पूरी इनकम। अच्छा, पूरे बच्चे से क्या करेंगे, पूरे 12 साल 12th तक पढ़ाएंगे इस बच्चे को, ये बच्चा 12th तक पढ़ने वाला है, नर्सरी केजी प्रेप 3 साल ये पढ़ेगा, 15 साल की एवरेज फीस मान लो 60,000 रुपए, 60,000 इंटू 15, 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए की इनकम एक बार में दिखा दी। ऐसे थोड़ी दिखा सकते हैं 15 साल की इनकम यार, हर साल इनकम आएगी, हर साल इनकम जनरेट होगी, ऐसे दिखाओगे तुम। गलत किया कि नहीं किया बायजूस ने, तो जब, तो फिर सीए ने मना कर दिया साइन करने से, मैं तो नहीं कर रहा, सही करके लेके आओ अकाउंट्स। ठीक है, उसने अकाउंट सही किए, फिर ये बातें डिस्क्लोज हो गई, इसलिए तो इतना वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स और फाइनेंशियल इरेगुलरिटी सामने आई, तभी तो फिर मना कर दिया, रिजाइन कर दिया सीए ने, बोले करनी है तेरी ऑडिट भाई, किसी और से करवा। फाइनेंशियल फ्रॉड कोई भी करेगा, सीए क्यों साइन करेगा। और अडानी के ऑडिट से मना कर दिया डेलॉइट ने, अडानी फर्म की ऑडिट से, अडानी में भी गड़बड़ कर रखी थी, मना कर दिया सीए ने, मैं नहीं कर रहा तेरी ऑडिट। एडवर्स रिपोर्ट दे दी, खराब रिपोर्ट दे दी, गंदा काम, मतलब गलत अकाउंट्स बनाया, क्वालिफाइड रिपोर्ट दे दिया तो दे दिया। समझ आई बात, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई बताओ, सिचुएशन क्लियर हो गई। भाई मैं कह रहा हूं ना, सबसे ज्यादा पावरफुल, ठीक है, अगर अकाउंट्स में देखा जाए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। कुछ भी हो तुम, कुछ भी हो तुम, किसी भी पोजीशन पे हो तुम, कितने बड़े बिजनेस हो, अगर अकाउंट्स में गड़बड़ करी तो सीए साइन करने से मना कर सकता है, कितनी ही बड़ी कंपनी बन जाओ तुम। और आपको पता है सीए की ऑडिट फीस क्या है, अंबानी की, रिलायंस की 35 करोड़, 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, 35 70 करोड़ ऑडिट फीस।
एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब पूरी फर्म डेलॉइट 35 करोड़ ऑडिट फीस लेती है एक जने से। चलो इधर देखते हैं क्या बता रहा था मैं आपको सर, टाइम कितना लगता है? ऐसे तो सर ये क्वार्टरली भेजते रहते हैं टीम को। टीम जो है ना क्वार्टरली जाती रहती है, 5-6 जनों की टीम क्वार्टरली जाती रहती है, फिर ब्रांचेस इतनी ज़्यादा होती है। जितनी बड़ी फर्म, देखो सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो चाहता है क्लाइंट हमेशा तरक्की करे, क्योंकि जैसे जैसे क्लाइंट तरक्की करता जाएगा, ठीक है, हमारी भी तो फीस बढ़ती जाएगी। यस सर नो? तो सीए हमेशा चाहता है क्लाइंट, चार्टर्ड अकाउंट वो कि जो क्लाइंट है वो हमेशा तरक्की करे। जैसे वकील है, वो सोचता है क्लाइंट फंसे फंसे और फंसे, सीए बोलता ना तू तरक्की कर, तो और तरक्की कर, तो आज 100 करोड़ कमा रहा है तो 1000 कमा, तो 10,000 कमा, ठीक है। ये इसलिए ये तरक्की करता है क्योंकि वो हमेशा चाहता है आपकी तरक्की हो। जो दूसरों की तरक्की चाहेगा वो हमेशा भी खुद भी तरक्की करेगा। चलो अब मैं क्या बता रहा था आपको, यस LOI टू POR वाली एंट्रीज। तो देखो एक एग्जांपल देखना, 6 सिचुएशंस है। पहली सिचुएशन, आईपी मतलब इश्यू प्राइस है, इश्यू कितने पे कर रहे हो? इश्यू कर रहे हो 100 पे। नॉमिनल वैल्यू कितनी अज्यूम करेंगे? 100, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू डिवेंचर कितने का है? 100 का। इश्यू कितने पे करा? 100 पे। रिडम्पशन वैल्यू 100 पे। सेकेंड सिचुएशन, इश्यू प्राइस है 90 और रिडम्पशन वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। तीसरी सिचुएशन है, इश्यू प्राइस है 110 और रिडम्पशन वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। चौथी सिचुएशन है, इश्यू प्राइस है 100, रिडम्पशन वैल्यू 110। पांचवी सिचुएशन है, इश्यू प्राइस है 90, रिडम्पशन वैल्यू है 110। सिक्स्थ सिचुएशन है, इश्यू प्राइस है 110, रिडम्पशन वैल्यू 120। 6 सिचुएशंस आपके सामने है, 6 अलग अलग सिचुएशंस आपके सामने हैं। हाँ जी करें। तो पहला केस, इश्यू प्राइस 100, रिडम्पशन वैल्यू 100, 100 में इश्यू करा, 100 ही वापस करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? ये मैं आपको बेसिक से करा रहा हूं एकदम, है ना। बैंक अकाउंट डेबिटेड, तो 9% डिवेंचर अज्यूम कर लो। 9% डिवेंचर कितने मांगे? 100। कितने मांगे? 100। 9% डिवेंचर्स टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 9% डिवेंचर्स। 100 रुपए, 100 रुपए, खत्म। पहला केस खत्म। भाई 100 का डिवेंचर था, 100 एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे आ गया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 100 रुपए का डिवेंचर, खत्म बात। सेकंड केस, 100 का डिवेंचर है, नॉमिनल वैल्यू 100 की है, बट इशू करा 90 पे और रिडम्पशन भी होगा, रिडम्पशन होगा 100 पे। तो पैसा कितना आएगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 90 रुपए दिए, 90 रुपए दिए। कितने रुपए दिए आपने? 90 90। कितने रुपए दिए आपने? 90 90। तो 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 90 रुपए टू 9% डिवेंचर कितने का है? तो डिवेंचर तो 100 रुपए का है, तो 10 रुपए का क्या हो गया? डिस्काउंट। क्या आ जाएगा? डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट
डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डेबिटेड। पहला खत्म, दूसरा खत्म, तीसरा, तीसरी सिचुएशन दे रखी है, इश्यू प्राइस है 110, तो क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड 110 to 9% debentures, application and allotment 110, बैंक अकाउंट डेबिटेड तो 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 110 110। अगली एंट्री क्या होगी? 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिवेंचर्स 110 रुपये लिए, डिवेंचर है 100 का, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितने का आ जाएगा? 10 रुपये का, 10 का सिक्योरिटीज प्रीमियम खत्म, 10 का सिक्योरिटीज प्रीमियम खत्म। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ जी, चौथा क्या है? इशू प्राइस कितना है? 100, मगर रिडम्पशन वैल्यू 110 है। यही तो है वो LOI टू POR का ट्रिगर पॉइंट। LOI टू POR का ट्रिगर पॉइंट ही रिडम्पशन वैल्यू है कि रिडम्पशन पे हम ज्यादा देना चाहते हैं। अच्छा, रिडम्पशन पे ज्यादा देना चाहते हो तो जितना ज्यादा देना चाहते हो तुम रिडम्पशन पे, वो उसकी पूरी लाइफ तक डिवाइड होगा, उसका नुकसान पूरी लाइफ में डिवाइड होगा। तो रिडम्पशन पे जो तुम प्रीमियम देना चाहते हो उसको हम शुरुआत में ही रिकॉग्नाइज कर लेंगे, शुरू से ही हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे, इसीलिए हम LOI टू POR के एंट्री को ऐड कर देंगे। तो फोर्थ में क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ठीक है, कितना? 100 और 100। भाई पैसे तो इतने ही मांगे, 100 ही मांगे। अब आ जाएगा 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिटेड 100 टू 9% डिवेंचर 100। ये सेम एंट्री है जो आपने पहली वाली करी है, आप चेक कर लो। जो आपने फर्स्ट एंट्री करी है ना, वो सेम एग्जैक्ट सेम एंट्री करी है मैंने, बस क्योंकि रिडम्पशन पे 10 रुपए ज्यादा देने हैं तो वो जो जितना भी ज्यादा देना है वो मैं ऐड कर दूंगा LOI टू POR के नाम से, LOI टू POR के नाम से 10 रुपए 10 रुपए LOI टू POR के नाम से ऐड कर दूंगा। कितने नाम से ऐड कर दूंगा? LOI टू POR के नाम से ऐड कर दूंगा। समझ आ गया क्या? किसके नाम से ऐड कर दूंगा? LOI टू POR के नाम से। पांचवा पॉइंट क्या है? अब डिस्काउंट वाला एक बार छोड़ रहा हूं मैं, पहले 6th पॉइंट करा रहा हूं, फिर डिस्काउंट वाला 5th पॉइंट करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पे इशू करा, प्रीमियम पे कितना? 110 रुपए टू 9% डिवेंचर्स कितना आ जाएगा? 110 रुपए, ठीक। बोलो समझ आएगा नहीं यहाँ तक? अब 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट आएगा यहाँ पे, 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 110, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 110, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा टू 9% डिवेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना आ जाएगा? 100 रुपए का डिवेंचर, 10 रुपए का प्रीमियम, LOI टू POR बीच में ऐड हो जाएगा, LOI टू POR 10 रुपए 10 रुपए, 20 रुपए ना शायद, 20 रुपए 20 रुपए, सब कुछ सेम है, बस 20 रुपए 20 रुपए ऐड कर दिया।
सब कुछ सेम है, 20 रुपए ऐड कर दिया, मतलब आप इस एंट्री को देखो और इस एंट्री को देखो, आपको कोई फर्क नहीं लगेगा, बस बीच में LOI to POR डाल दिया मैंने। इसलिए मैंने आपको एंट्री ही याद कराई, मैंने ये याद ही इसी तरीके से कराया, कोई मतलब ही नहीं है बाकी, इतना आसान हो गया ये, LOI to POR बीच में डाल दो। कल मैं लॉजिक्स नहीं बता पाया था इसके आपको, आज मैंने आपको लॉजिक के साथ इसको पूरा करवाया कि यार LOI समझो, आप LOI का कॉन्सेप्ट समझो, क्यों कर रहे हैं, क्यों ला रहे हैं LOI, हमको लेके ही नहीं आते, हम तो उससे POR लेके आते हैं, बट 5वें साल पे बर्डन क्यों डालना, 1 साल की गलती क्या है, पूरे 5 साल में यूज करा है पैसा तुमने, तो डिविजन शुड बी मेड इन ऑल द 5 years। चलो अब लास्ट देखो, फिर फिफ्थ वाला क्या है, फिफ्थ वाला पॉइंट है, फिफ्थ वाले में क्या था, इशू कितने पे कर रहे थे, 90 पे, और रिडम्पशन कितने पे कर रहे हो, 110 पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 90 तो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना आ जाएगा, 90, ठीक, 90। अब क्या करना है अपने को, 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 90 टू 9% डिबेंचर्स, ठीक है, कितना आ जाएगा, 100। अब डिस्काउंट आना चाहिए, बट मैंने आपको क्या कहा था कि यहां आना तो चाहिए डिस्काउंट ऑन इशू, बट डिस्काउंट ऑन इशू कब आया है, इशू के टाइम पे। डिस्काउंट ऑन इशू क्या है, लॉस है, तो इसीलिए डिस्काउंट ऑन इशू की जगह अपन यहाँ पे सीधे लॉस ऑन इशू लिख देते हैं, जिसमें डिस्काउंट प्लस लॉस दोनों को ऐड कर दिया जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 POR 10, बाकी रेस्ट इज एग्जैक्टली सेम। और एक्चुअली में इन दोनों का ट्रीटमेंट भी क्या होता है, सेम होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था ना एग्जाम्पल के तौर पे कि चलो इसको अज्यूम करते हैं कि मैंने 1 लाख डिवेंचर इशू करे और 10% डिस्काउंट पे इशू करे, कितने पे, 5% डिस्काउंट मान लो, तो 5% डिस्काउंट मतलब 5000 का डिस्काउंट। अब 5000 के डिस्काउंट को भी तो मैं हर साल राइट ऑफ करूंगा, फिर मैं 1000 ऐड करूंगा, फिर मैं 1000 ऐड करूंगा, मैं 1000 हर साल क्या करने वाला हूँ, 1000 के डिस्काउंट को राइट ऑफ करने वाला हूँ। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, डिस्काउंट तो दे दिया आपने 1000 का, बट आपने लोगों से लिए 95,000 और लोगों को चुका रहे हो 110, लिए 95,000 चुका रहे हो 110, कितना ज्यादा चुका रहे हो, 15,000 ज्यादा चुका रहे हो। ये 15,000 का जो नुकसान है वो 5 सालों में डिवाइड होना चाहिए ना, इसलिए हर साल 3 3 3 3 और 3 डिवाइड करा, क्योंकि आपको 3,000 हर साल ज्यादा चुकाने पड़ेंगे, इसीलिए इन दोनों को ऐड करके एक अकाउंट बना देते हैं। इसीलिए हमने क्या करा, डिस्काउंट को और लॉस को एक करके एक बना दिया, क्योंकि दोनों ही लॉस ऑन इशू है। डिस्काउंट कब देते हो, इशू के टाइम पे, ये भी इशू के टाइम पे लॉस है, और LOI तो है ही इशू के टाइम पे लॉस, दोनों अकाउंट को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, इसलिए दोनों क्या बन जाएंगे, LOI to POR। डन, ओके, चलो वाइंड अप करते हैं क्लास।